नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां आपको काम करने की जरूरत ही ना हो, हम्म। पैसा किसी काम का ना रहे और आप दुनिया के किसी भी इंसान से उसकी ही भाषा में तुरंत बात कर सकें। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये वो भविष्य है जिसके बारे में एलन मस्क बात कर रहे हैं। हाँ, और आज हमारे पास निखिल कामत के साथ हुई उनकी एक लंबी बातचीत के कुछ हिस्से हैं। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि मस्क सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे। नहीं। वो असल में मानवता के अगले कदम के लिए एक तरह का, क्या कहते हैं, एक फिलोसॉफिकल ब्लूप्रिंट पेश कर रहे हैं। हाँ, और आज हमारा मिशन उन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करना है। ये समझना कि एक्स मतलब पुराना ट्विटर, उनकी एआई कंपनी और स्पेसएक्स, ये सब अलग अलग पहेली के टुकड़े नहीं हैं। ये सब एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तो चलिए इस बातचीत की गहराई में उतरते हैं और मस्क के इस भविष्य के विजन को समझने की कोशिश करते हैं। और इस विजन के केंद्र में एक आइडिया है जो बार बार सामने आता है। कौन सा? सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मतलब पूरी इंसानियत का एक साथ मिलकर सोचना, एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह। और हम देखेंगे कि कैसे उनका हर प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इसी एक लक्ष्य की तरफ जाता है। अच्छा, तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां आज करोड़ों लोग अपनी बातें रखते हैं। प्लेटफॉर्म एक्स। हाँ, मस्क इसे सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं देखते, वो इसे कहते हैं एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर। एक वैश्विक चौपाल। हाँ, एक वैश्विक चौपाल जहां पूरी दुनिया की बातें होती हैं। वो बताते हैं कि इसके लगभग 600 मिलियन मासिक उपयोगकर्ता हैं। जो इसे विचारकों और लेखकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाता है। पर उनके लिए ये तो बस शुरुआत है। सही कहा। ये 600 मिलियन लोग उनके लिए एक शुरुआती ढांचा है उस सामूहिक चेतना को बनाने के लिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दीवार है। भाषा की। हाँ, आज भी हम ज्यादातर उन्हीं लोगों से बात कर पाते हैं जो हमारी भाषा बोलते हैं। बिल्कुल। मस्क इसी दीवार को गिराना चाहते हैं और इसके लिए उनका सबसे बड़ा दाव है ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन पर। मतलब भाषा की दीवार ही गिर जाएगी। हाँ। कोई जापान में जापानी में कुछ लिखेगा और मैं उसे यहाँ दिल्ली में तुरंत हिंदी में पढ़ सकूंगा, बिना किसी रुकावट के। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं है, ये विचारों का, संस्कृतियों का अनुवाद है। मस्क का विजन है कि रियल टाइम में एआई की मदद से हर पोस्ट, हर वीडियो आपकी अपनी भाषा में ट्रांसलेट हो जाए। और इससे होगा ये कि अब बातचीत सिर्फ एक देश या एक भाषा समूह तक सीमित नहीं रहेगी। हाँ, पूरी दुनिया के विचार एक ही जगह पर आकर मिलेंगे। और यही उस सामूहिक चेतना को बनाने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। और शायद यही बड़ी सोच एक वजह थी कि उन्होंने ट्विटर को खरीदा। हम्म। बातचीत में वो बताते हैं कि उन्हें लग रहा था कि ये प्लेटफॉर्म दुनिया पर एक नकारात्मक असर डाल रहा है। उनका मानना था कि सैन फ्रांसिस्को में होने की वजह से ये खास तरह की काफी हद तक वामपंथी विचारधारा को कुछ जरूरत से ज्यादा ही बढ़ावा दे रहा था। हाँ, उनका तर्क था कि प्लेटफॉर्म एक इको चैम्बर बन गया था, जहां एक ही तरह के विचार गूंजते थे और दूसरी आवाजों को दबाया जा रहा था। तो उनका मकसद इसे एक केंद्रवादी यानी सेंट्रस प्लेटफॉर्म बनाना था। बिल्कुल। वैसे हैं कि एक्स को किसी भी देश के कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन उससे आगे जाकर किसी एक राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं लेना चाहिए। जाहिर है इस पर बहुत बहस हुई है। उनके आलोचकों का मानना है कि असल में हुआ कुछ और ही है। लेकिन अगर हम सिर्फ मस्क की सोच के हिसाब से देखें तो ये एक जरूरी कदम था ताकि सूचना बिना किसी वैचारिक फिल्टर के बह सके। और अगर हम इसे ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन के साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। हाँ, उनका लक्ष्य है सूचना का एक ऐसा प्रवाह बनाना जो ना तो किसी विचारधारा से बंधा हो और न ही भाषा की सीमाओं में कैद हो। एकदम। यही वो नींव है जिस पर वो मानवता का एक साझा दिमाग, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्स के जरिए वो हमारे दिमागों को डिजिटल रूप से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये तो हुई डिजिटल दुनिया की बात। असल दुनिया को लेकर उनकी जो भविष्यवाणी है वो तो इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। हाँ, यहाँ पे मस्क एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनने में लगभग अविश्वसनीय लगती है। कि 15 से 20 साल में हम में से ज्यादातर लोगों को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, और वो कहते हैं कि काम करना एक विकल्प बन जाएगा, एक हॉबी की तरह। हॉबी की तरह? जैसे आज कुछ लोग शौक के लिए अपने बगीचे में सब्जियां उगाते हैं, जबकि वो बाजार से आसानी से खरीद सकते हैं। भविष्य में काम करना कुछ वैसा ही होगा। मतलब आप काम करेंगे क्योंकि आपको उसमें मजा आता है, इसलिए नहीं कि आपको गुजारा करना है। बिल्कुल। पर ये होगा कैसे? मेरा मतलब है, अगर कोई काम नहीं करेगा तो समाज चलेगा कैसे? जरूरतें कैसे पूरी होंगी? इसका जवाब है एआई और रोबोटिक्स। अच्छा। मस्क का अनुमान है कि अगले कुछ सालों में
एआई और रोबोट्स इतने काबिल हो जाएंगे कि वो हर तरह का सामान और हर तरह की सेवाएं पैदा कर सकेंगे जो इंसान आज करते हैं। हर तरह की? हर तरह की। वो कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। ये तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई वाले आइडिया जैसा लगता है। ये उससे भी एक कदम आगे है। वो कैसे? मस्क यूबीआई की नहीं बल्कि यूएचआई यूनिवर्सल हाई इनकम की बात करते हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या? इसका मतलब ये नहीं कि सबके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे होंगे। इसका मतलब है कि हर किसी के पास अपनी जरूरत की हर चीज और सेवा तक पहुंच होगी। मतलब आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा? हाँ, एक तरह से पोस्ट स्कैसिटी दुनिया, जहाँ कमी नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अगर काम नहीं होगा तो लोग करेंगे क्या? सदियों से तो इंसान की पहचान उसके काम से जुड़ी रही है। क्या हमारी जिंदगी का मकसद ही खत्म नहीं हो जाएगा? जब सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो इंसान किस चीज के लिए मेहनत करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और मस्क खुद मानते हैं कि इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। अच्छा। वो इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, एक ऐसा बिंदु जिसके बाद क्या होगा ये अंदाजा लगाना नामुमकिन है। वो इसकी तुलना ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से करते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि इवेंट होराइजन तक क्या है, लेकिन उसके पार क्या है ये कोई नहीं जानता। वो बस इतना कहते हैं कि भविष्य ऐसा होगा कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। ये तो मानवता के लिए एक तरह का मनोवैज्ञानिक संकट भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मतलब एक तरफ हर सुविधा और दूसरी तरफ मकसद की तलाश का संकट। ये तो वाकई में एक अजीब भविष्य है। और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, वही मैं पूछने वाला था। मस्क का अनुमान है कि ये बदलाव बहुत तेजी से आएगा। वो कहते हैं कि लगभग 3 साल के अंदर। सिर्फ 3 साल? हाँ, एआई की वजह से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पैसों की सप्लाई से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगा। तो इसका नतीजा होगा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति का उल्टा। चीजें महंगी होने के बजाय लगातार सस्ती होती जाएंगी। अगर काम वैकल्पिक है, चीजों की कोई कमी नहीं है और वो लगातार सस्ती हो रही हैं, तो फिर पैसे का क्या मतलब रह जाएगा? बिल्कुल, और यहीं से उनकी सोच एक बिल्कुल अलग लेवल पर चली जाती है। मस्क के अनुसार भविष्य में पैसा एक अप्रासंगिक अवधारणा बन जाएगा। अप्रासंगिक मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा? कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। हमारा पूरा समाज तो पैसे के इर्द गिर्द ही घूमता है। उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि पैसा असल में है क्या? क्या है? ये सिर्फ एक सूचना प्रणाली है। ये हमें बताता है कि किसने कितना श्रम या मेहनत की है, ताकि हम उस श्रम का आपस में लेन देन कर सकें। ठीक है। लेकिन अगर एआई और रोबोट्स ही सारा काम कर रहे हैं और किसी भी इंसान को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर श्रम के लेन देन वाली सूचना प्रणाली की क्या जरूरत? मतलब अगर श्रम का हिसाब किताब रखने की जरूरत ही नहीं तो उस हिसाब किताब की इकाई यानी पैसे की भी जरूरत नहीं? वाह। हाँ। तो अगर पैसा नहीं तो फिर क्या? असली करेंसी क्या होगी? किस चीज की वैल्यू होगी? मस्क के लिए भविष्य में 2 ही असली मुद्राएं होंगी। कौन सी? पहली है ऊर्जा, एनर्जी। वो कहते हैं कि आप संसद में कानून पास करके ऊर्जा नहीं बना सकते। ऊर्जा भौतिकी के नियमों पर चलती है। ये एक फंडामेंटल चीज है। वो किसी भी सभ्यता की तरक्की को कार्दाशेव स्केल पर मापते हैं। कार्दाशेव स्केल ये क्या है? ये एक तरीका है ये मापने का कि कोई सभ्यता कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है। टाइप 1 सभ्यता अपने ग्रह की सारी ऊर्जा इस्तेमाल करती है। अच्छा। टाइप 2 अपने तारे की और टाइप 3 अपनी पूरी गैलेक्सी की। तो मस्क के लिए मानवता की प्रगति का असली पैमाना यही है। हाँ, कि हम कितनी ज्यादा ऊर्जा को उपयोगी काम के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है। तो पहली करेंसी हुई ऊर्जा और दूसरी? और ऊर्जा के अलावा एक और चीज है जिसे वो सबसे कीमती मानती है और वो है चेतना, कॉन्शियसनेस। चेतना। मस्क के लिए जीवन का सबसे बड़ा मकसद ब्रह्मांड को समझना है और ऐसा करने के लिए हमें चेतना के दायरे और पैमाने को बढ़ाना होगा। चेतना के दायरे को बढ़ाना, इसका क्या मतलब है? वो एक बहुत अच्छी मिसाल देती हैं। एक अकेली कोशिका सेल भी जीवित होती है, लेकिन उसकी चेतना बहुत सीमित होती है। वहीं 30 ट्रिलियन कोशिकाएं मिलकर जब एक इंसान बनाती हैं तो उसकी चेतना कहीं ज्यादा जटिल और शक्तिशाली होती है। इसी तरह मस्क का मानना है कि इंसानों की आबादी जितनी ज्यादा होगी और वो जितने बेहतर तरीके से एक दूसरे से जुड़े होंगे, हमारी सामूहिक चेतना उतनी ही शक्तिशाली होगी। और यहीं पर वो स्पेसशिप वाली बात भी आती है। हाँ। वो कहते हैं कि एक अकेला इंसान एक स्पेसशिप नहीं बना सकता, ये नामुमकिन है। नामुमकिन है। लेकिन इंसानों का एक समूह, एक सभ्यता मिलकर ऐसा कर सकती है।
जब हम एक समूह के रूप में काम करते हैं तो हम वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो अकेले कभी नहीं कर सकते। एकदम सही। और अब अगर हम सारे डॉट्स को फिर से जोड़ें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। कैसे? एक्स पर ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन क्यों जरूरी है? ताकि 8 अरब दिमाग भाषा की दीवार तोड़कर एक साथ सोच सकें। एआई और रोबोटिक्स क्यों जरूरी है? ताकि इंसान को जिंदा रहने की बुनियादी जरूरतों से आजादी मिले और वो बड़े सवालों पर ध्यान लगा सकें। और ऊर्जा पे इतना जोर क्यों? क्योंकि यही वो ईंधन है जो सभ्यता की गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। ये सब कुछ एक ही लक्ष्य की ओर जाता है, मानवता की सामूहिक चेतना का विस्तार करना, ताकि हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को समझ सकें। बिल्कुल। तो हमने आज जो समझा वो ये है कि मस्क के लिए एक्स पर एक ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन फीचर सिर्फ एक कूल टूल नहीं है। नहीं, वो मानवता को एक सुपर ऑर्गेनिज्म में जोड़ने का पहला कदम है। और हमने उनके उस भविष्य के बारे में जाना जहां एआई की वजह से काम हमारी पहचान नहीं रहेगा और समाज का पूरा ढांचा ही बदल जाएगा। और अंतिम विश्लेषण यही है कि मस्क की दुनिया में पैसा अप्रासंगिक हो जाता है और असली मूल्य 2 चीजों में है। ऊर्जा, जो हमें काम करने की क्षमता देती है, और चेतना, जो हमें उस काम का मकसद देती है। हाँ, उनका हर प्रोजेक्ट, चाहे वो स्पेसएक्स हो, टेस्ला हो या XAI, इसी बड़ी सोच का एक हिस्सा लगता है, चेतना के दिए की लौ को और बड़ा और चमकदार बनाना। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, इस बातचीत में मस्क सिमुलेशन थ्योरी पर भी बात करते हैं। मतलब इस आइडिया पर कि शायद हम एक बहुत एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं। हाँ, ये भी एक बहुत दिलचस्प हिस्सा था। और वो एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत देते हैं। वो कहते हैं सबसे दिलचस्प नतीजा ही सबसे मुमकिन नतीजा है। The most interesting outcome is the most likely outcome. हाँ, उनका तर्क है कि अगर कोई सभ्यता सिमुलेशन चलाएगी तो वो उबाऊ वाला क्यों चलाएगी? वो उसे बंद कर देगी। सही बात है। वो वही सिमुलेशन चलने देगी जो दिलचस्प हो। अगर ये सच है तो इसका हमारी अपनी जिंदगी और मानवता के भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या हम सब एक ऐसी कहानी के किरदार हैं जिसे हर हाल में दिलचस्प बने रहना है? इस पर जरूर सोचिएगा।